डिटेल के लिए आज हम ऐसे इसमें आगे बढ़ेंगे कि कौन से भाव को हमें क्या समझना है। जैसे कल आपने केंद्र भाव जान लिया, 1, 4, 7 और 10 इसको केंद्र कहा जाता है। तो केंद्र भाव सबसे बलवान होते हैं। आज हम थोड़ा सा उसके हर एक भाव की डिटेल जानेंगे। केंद्र तो 1, 4, 7, 10 केंद्र तो हो गया, लेकिन आपको साथ में ये भी समझना है कि केंद्र को सबसे बलवान क्यों माना है। किसी भी सिचुएशन में जो सेंटर में होते हैं ना, जो सेंटर में हमेशा वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। आपको ये पता होगा। अगर कोई भी जैसे गोलाई हो, एक गोल पूरा सर्कल है, उसमें जो सेंटर में खड़ा रहेगा ना, वो हर एक कोने से कनेक्ट हो पाएगा, हर एक चीज को पकड़ के रख सकता है। और केंद्र में आप आ जाओ ना, तो इतने बलवान हो जाते हो कि आपको बाकी के सारे कोनों से, जो कोने में जो व्यक्ति खड़ी है या कोनों में जो ताकत है, वो सबको आप एक अच्छे से यूज कर पाते हो। आपको इसी तरह से कुंडली में भी केंद्र भावों को लेना है। आपको ये पता है कि ये 4 केंद्र भाव जो सबसे बलवान होते हैं, उन 4 केंद्रों को हम फर्स्ट हाउस, हमारा 4th हाउस, उसके बाद आएगा 7th हाउस और उसके बाद आएगा 10th हाउस। ये 4 भाव केंद्र भाव है और 4 इतने बलवान और इतने प्रबल हो जाते हैं कि इन चारों भाव में जो भी ग्रह बैठा है, जो भी उच्च नीच या जो भी बलवान ग्रह बैठा है, वो सबसे ज्यादा और सबसे अधिक बलवान हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमें केंद्र को सबसे बलवान मानना ही पड़ेगा। केंद्र में रहा कोई भी ग्रह सबसे बलवान हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे आपके दूसरा बलवान भाव, सबसे बलवान भाव। ये तो 4 केंद्र की बात हुई, लेकिन चारों केंद्र के अलावा भी एक और स्थान है जो सबसे ज्यादा बलवान होता है, और वो स्थान है हमारा 11वां भाव, 11th हाउस। 11th हाउस सबसे अधिक बलवान माना है। वो केंद्र में नहीं है, 11th हाउस केंद्र में नहीं है, लेकिन केंद्र में ना होने के बावजूद भी 11th हाउस सभी प्रकार के लाभ और सभी प्रकार का फायदा देता है। आपको हर एक प्रकार का कुंडली का जितना भी लाभ होगा, जैसे कि बच्चों का स्थान तो उससे लाभ, जैसे कि आपका फैमिली स्थान तो उससे लाभ, जैसे आपका जाहिर जीवन और उससे लाभ, इन सारी चीजों से जो भी लाभ कमाना है आपको, इन सभी भावों से जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना है ना, वो सारा ये केंद्र अपने पास ले लेता है। आपको ये सारा जो भी फायदा होना है वो सारा ये केंद्र भाव ले लेगा। तो आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि केंद्र और केंद्र से रिलेटेड सभी ग्रह, उसके मालिक हो या उसमें बैठे हुए हो, इन सभी ग्रहों को आपको एक बहुत बल और बहुत अच्छे से बल प्रदान करने वाले समझना पड़ेगा। तो केंद्र सबसे बलवान, चारों केंद्र बलवान, लेकिन वो चारों से भी ज्यादा बलवान कौन? तो वो चारों से भी ज्यादा बलवान आपका 11th हाउस, आपका 11वां भाव। आपका 11वां भाव वो चारों से भी ज्यादा बलवान। अब हम आगे जाएंगे, आगे की बात करेंगे। तो जैसे जैसे आप 11th और 4 केंद्र आए तो 5 भाव हो गए आपके पास। 11th हाउस इज द फर्स्ट हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है 11वां भाव। उसके बाद वाला 4 में से कौन सा केंद्र? उसके बाद वाला 4 में से कौन सा केंद्र? तो 11th के बाद सबसे बलवान आएगा आपका 10th भाव। कल यही बात पे हम अटके थे कि सबसे ज्यादा बलवान भाव कौन सा है। तो सबसे बलवान भाव है 11वां भाव, लाभ स्थान। उसके बाद है दूसरे नंबर पे बलवान स्थान है, वो है आपका 10वां भाव, आपका 10th हाउस। उसके बाद आपके 3rd नंबर पे 3rd नंबर बलवान स्थान है आपका लग्न, 1st हाउस।
उसके बाद है 4th हाउस और उसके बाद आएगा 7th हाउस। तो इस प्रकार से सबसे बलवान हुआ आपका 11th, फिर 10वां, फिर लग्न, फिर चौथा और उसके बाद है 7वां भाव। ये सारे आपको एक के बाद एक उतरते क्रम में बलवान मानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से सबसे अधिक बलवान कौन, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है सबसे, क्योंकि अब मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है ना, कि आपका सबसे अधिक और सबसे बलवान भाव कौन सा है। तो सबसे अधिक और सबसे बलवान भाव है आपका, सबसे अधिक है 11वां भाव, उसके बाद है 10th, उसके बाद है लग्न, उसके बाद है चौथा, उसके बाद है 7। तो इसी प्रकार से अभी हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये 10, 11 नंबर, फिर 10 नंबर, फिर 1, फिर 4 और फिर 7। अब उसके बाद कौन सा भाव आएगा? उसके बाद आपके 2 त्रिकोण के भाव आएंगे। आपका उसके बाद आएगा आपका 9th हाउस और उसके बाद आएगा आपका 5th हाउस। जो त्रिकोण के जो 2 भाव है उसको केंद्र के बाद बलवान माना गया है। तो 9th हाउस इसीलिए बलवान है क्योंकि ये आपका भाग्य स्थान है और भाग्य बलवान होगा तो ही आपको बाकी सारी चीजों का अच्छे से अच्छे फल भुगतने को मिल सकता है। उसके बाद का बलवान स्थान है आपका 5वां स्थान। 5वां स्थान आपके पूर्व जन्म का पुण्य है, आपका संतान स्थान है। तो अगर आपका भाग्य अच्छा है उसके बाद ही तो आपके संतान होंगे ना। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो ही आपको संतान सुख मिल सकता है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो ही आपके 20, 25, 28 साल की उम्र तक तो वही चलेगा। उसके बाद संतान होंगे, उसके बाद संतान का भाग्योदय आएगा। तो पहले 9वां भाव आएगा, फिर 5वां भाव आएगा। अब उसके बाद अच्छे और बलवान भाव खत्म हो गए, लेकिन आप ये कह सकते हो कि बाकी रहे भाव उसमें दूसरे नंबर का, उसके बाद तीसरे नंबर का, ये दोनों भाव अच्छे ही है, बुरे नहीं है। हाँ, ये बलवान नहीं है वो अलग बात है, इसको आप इतना बलवान नहीं मानोगे, लेकिन ये भाव बुरे नहीं है, ये भाव भी अच्छे ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपके अच्छे भाव सब खत्म हो गए। अब हम जाएंगे हमारे अशुभ भाव, बुरा फल देने वाले भाव। बुरे फल देने वाले भाव की भी ऐसी लिस्ट है, उसमें से मात्र 3 भाव आपने देखा होगा, 3 भाव ही छूट गए। कौन सा? तो 6ठा, 8वां और 12वां, बाकी सारे भाव आ गए। अब ये जो 3 भाव है, 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसको रिष्ट माना गया है। रिष्ट का मतलब अशुभ, रिष्ट का मतलब अरिष्ट, अरिष्ट का मतलब खड्डे के स्थान। ये सारे उसके सिमिलर नाम है। खड्डे के स्थान का मतलब हुआ कि अब ये भाव में जो भी ग्रह आया या गया वो आपको दुखदायी फल देगा। अगर इसमें कोई अच्छा ग्रह आ गया है, बलवान ग्रह आ गया है, अच्छे भाव का मालिक उधर आकर बैठ गया है, मान लो कि लग्न का मालिक ही ये 6-8 बार में चला गया, तो डेफिनेटली जो उसको बल मिलना था, जो उसको बलवान होना था, वो तो खत्म हो गया। अब वो बलवान नहीं है, और अगर बलवान नहीं है और वो देना क्या चाहेगा? लग्न अगर रोग स्थान में चला गया तो आपको रोग ही देगा। लग्न अगर 8वें स्थान में चला गया तो आपको नुकसान देगा। लग्न अगर 12वें स्थान में चला गया तो जो भी आप कमा रहे हो उसको साथ में गवा भी रहे हो। तो 6, 8, 12 को रिष्ट स्थान यानी कि अशुभ स्थान ऐसे नाम दिया गया है। तो जो भी रिष्ट हुआ, जो भी अशुभ हुआ, वो अशुभ क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? क्योंकि आपका ही लग्न का मालिक या आपके ही कोई दूसरे अच्छे भाव का मालिक वो स्थान में जाकर बैठ गया, और वो वहां जाकर बैठ गया, इसलिए अब आपको वो अच्छा फल देने वाला नहीं है। या फिर वो मध्यम फल देगा या फिर वो अशुभ फल देगा। तो इस प्रकार से आपको शुभ और अशुभ भावों को अलग करना पड़ेगा। स्पेशली यही सारे भाव जिसमें शुभ अशुभ तो हो गए, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जो न्यूट्रल है, जो शुभ और अशुभ होने के बावजूद भी
वो ज्यादा, अगर वो शुभ है तो ज्यादा शुभ नहीं है, अगर वो अशुभ है तो ज्यादा अशुभ नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। अगर कुछ ज्यादा मतलब न्यूट्रल में क्या होता है पता है, अगर आप बुरा करोगे तो ही वो बुरा फल देगा, या फिर आप अच्छा करोगे तो ही वो अच्छा फल देगा। अपने आप अपनी मर्जी से वो फल नहीं देगा। ऐसे दो भाव है जिसको न्यूट्रल माना है, एक है दूसरा भाव और एक है 12वां भाव। दूसरा भाव जो कुटुंब है, फैमिली है, पैसा है, धन है, उसमें अगर आप गलती करोगे तो ही नुकसान आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप गलती करोगे तो ही नुकसान आएगा। अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो ही नुकसान आएगा। ऐसे ही 12th हाउस में भी वही, अगर आपने कोई गलत खान पान खा लिया तो ही हॉस्पिटलाइज का योग आएगा। अगर आपने अपनी तबीयत को संभाली है तो आपको हॉस्पिटल के योग नहीं आएंगे। अगर आपने कोई बड़ा धपला कर लिया या बड़ा कोई गोलमाल कर लिया तो ही जेल योग आएगा। बिना बात बिना कारण आपको जेल योग नहीं आ सकता। तो ये दो को तटस्थ माना गया है। तटस्थ का मतलब है कि आपने अगर कोई नेगेटिव काम किया है तो ही अशुभ फल मिलेगा। छठा भाव ऐसा नहीं है। छठे भाव में ग्रह जाएगा तो आपको रोग दे सकता है, चाहे आपको कुछ ना हुआ हो। आपको पता होगा कि साल 2 साल 3 साल के बच्चा भी कभी बिना कोई गलती या बिना कोई कारण उसका या एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती। 1 दिन के बच्चे की भी डेथ हो जाती। कहाँ उसको रोग क्या हुआ वो भी नहीं मालूम। और अच्छे भले स्वस्थ बच्चे जन्म लेने के बाद भी उसकी डेथ हो जाती। क्यों? क्योंकि छठा भाव और 8वां भाव आपको कुछ हुआ है तो ही रोक देगा ना। लेकिन 12th हाउस, अगर आप किसी फास्ट गाड़ी से गाड़ी दौड़ा रहे हो और अगर आपको नींद आ गई चालू ड्राइविंग में तो जरूर एक्सीडेंट होगा और आपकी गलती होगी, क्योंकि आपकी गलती थी इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। बराबर इसी तरह फैमिली में या फाइनेंस में, अगर आपने कोई गलत कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट खरीद लिए और वो कंपनी फ्रॉड हो सकती है या हो गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो दूसरे और 12वें भाव को तटस्थ कहा गया है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको डेफिनेटली उसका गलत परिणाम मिलेगा। और अगर आपने कोई गलती नहीं की, आपने अच्छा काम किया, मतलब कि आपने टाटा या बिरला या ऐसी कोई हाई प्रोफाइल वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है और आप 10 साल भूल गए हो, तो 10 साल के बाद भी आपको वो कंपनी का शेयर 100% फायदा देगा ही देगा, क्योंकि आपने सोच समझ के अच्छा काम किया था। तो अच्छा करोगे तो जरूर अच्छा फल मिलेगा। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल गए, आपने ठीक से उसकी ट्रीटमेंट ली, आपने ट्रीटमेंट के वक्त भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। सर्जरी के बाद आपने उसकी प्रिकॉशन अच्छे से लिए तो आपका रोग बिल्कुल नाबूद हो जाएगा। तो ये एक तरीका है तटस्थ भावों को समझने का कि गिव एंड टेक है। यहाँ से जैसा आप दोगे वैसा आप पाओगे। बराबर। तो हम इसको आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा समझ लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ओपन करो और बोलो, तटस्थ भाव के लिए भी और हमारे जो रिष्ट भाव 6, 8, 12 है उसके लिए भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वो मैंने आपको पहले कल क्लास में एक चीज बताई थी कि हर एक ग्रह के खास कुछ वर्ष होते हैं, ईयर होते हैं, पीरियड होते हैं। तो वो पीरियड या फिर आपके दशा अंतरदशा, वो पीरियड में वो डेफिनेटली खराब फल देगा ही देगा, देगा ही देगा। रिकॉर्डिंग आया नहीं है? अच्छा, मैंने भेजा नहीं होगा। हाँ, ठीक है, मैं भूल गई होगी। कल तो हुआ है। मैंने क्या किया है वो बता दूं।
परसों का और कल का दोनों कंबाइन करके पूरे 1.25 घंटे का एक रिकॉर्डिंग कर लिया। तो आपको 1 to 12th हाउस कंटिन्यू मिलेगा एक ही एपिसोड में। ठीक है, ठीक है। परसों का कम हुआ था ना, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया और अभी आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा। मैं आज भेज दूंगी, याद करके भेज दूंगी। मगर आपका जो प्रश्न है उसका मैं जवाब दूं कि लग्नेश अगर 6, 8, 12 में गया तो 50% उसका फल घटेगा घटेगा घटेगा, क्योंकि जो ग्रह को जैसा बल प्राप्त होना चाहिए वैसा तो उसको मिला ही नहीं है। खाली लग्नेश नहीं, 10th हाउस का मालिक है, लाभ का मालिक है जो सबसे बलवान माना गया है, उसके बाद सप्तम का मालिक हो, उसके बाद चौथा का मालिक हो, ये सारे अगर 6, 8, 12 में जा रहा है ना, तो आपको वो भाव से समझ लेना है कि उसकी ताकत 50% माइनस हो गई। और ऊपर से जब वो दशा अंतर्दशा या उसके साल का पीरियड आएगा ना, तब तो वो डेफिनेटली अशुभ फल देगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल। सद्दाम हुसैन का मीन लग्न था और उसका सूर्य उच्च का था। मीन लग्न, अगर मीन लग्न है तो मेष राशि आती है आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में मेष का सूर्य उसको जन्म की कुंडली में बैठा हुआ है। अब आप ये पूरा उसकी कुंडली को ही हम जज करेंगे कि उच्च का सूर्य अब वो कहाँ का मालिक हुआ मीन लग्न में। छठे भाव का मालिक हुआ ना। मैं बोल रही हूं, समझ में आ रहा है? 12 नंबर का लग्न है तो 5 नंबर कहाँ जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं उसको डिटेल से समझा दूंगी कि 12 नंबर का लग्न है तो मेष का आपको मालिक नहीं पता, इसीलिए आप ये एग्जाम्पल में मैं कंटिन्यू जा रही हूँ। सूर्य छठे भाव का मालिक होके उच्च हो गया और फैमिली स्थान में बैठ गया। अब छठे का मालिक है तो उसको कैसा रहना चाहिए, बलवान रहना चाहिए या निर्बल रहना चाहिए? चलो ये तो बता दो, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। छठे के मालिक को तो उसको बलवान होना चाहिए या वीक होना चाहिए? वीक होना चाहिए, लेकिन वो उसकी जगह उल्टा हो गया, वो उच्च का हो गया, वो बहुत बलवान हो गया। तो अब वो क्या करेगा? अब वो उसको फल तो कौन से भाव का देना है? जहां का मालिक होगा वहां का ही फल देगा। वो जहां का मालिक है वही का ही फल देगा, तो उसको तो छठे भाव का ही फल देना है आपको। अब अगर वो ज्यादा बलवान है तो छठे का फल वो ज्यादा देगा, ये तो सीधी बात है ना। अब छठे का क्या फल है? रोग, ऋण और शत्रु। हाँ, नुकसान, चोरी, फिर हॉस्पिटल, रोग, ऋण, जेल, बस वही उसका फल है। अब हुआ क्या, आप ये सोचो, सद्दाम हुसैन की लाइफ को देखो। जब वो राजा था तब तो अच्छा, वो उसको राजा क्यों बनाया? पहले तो ये सोचो कि अगर छठे का मालिक है सूर्य और उच्च का है तो उसको राजा तक क्यों पहुंचाया? क्योंकि है ना, अगर ग्रह को अशुभ फल देना है ना तो पहले वो आपको टोच पे पहुंचाएगा। पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? अगर किसी को आपको 100वें माल 50वें माल से गिराना है तो आपको 50 माल तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? है ना। जैसे ग्रह को हर्षद मेहता को नीचे गिराना था तो पहले तो टॉप पे ले गया ना उसकी कंपनी को। तो ग्रह भी यही काम करता है। उच्च का सूर्य था तो बाकी के समय में वो पूरे ईरान या इराक का वो राजा बना। राजा बनने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स, आपको पता है, उसके 500 कमरे का उसका हाउस था, घर था, महल था उसका, सद्दाम हुसैन का।
और हर कमरे के बाथरूम में सोने के नल थे, मालूम है आपको? कभी पढ़ना उसकी हिस्ट्री। हर एक बाथरूम में, हर एक कमरे में सोने के नल थे। क्यों? क्योंकि दूसरा स्थान फैमिली का होता है, संचित धन का होता है, और संचित धन में बाथरूम के नल में सोना, ये संचित धन हुआ कि नहीं हुआ? बाथरूम में नहीं। आप पहले इसको ही समझो। देखो, चार तरफ दौड़ोगे तो फलादेश नहीं हो पाएगा। बाथरूम में सोने के नल मतलब दूसरा स्थान सबसे बलवान हुआ, तो दूसरे में उच्च का सूर्य है, तो उसको बाथरूम में सोने के नल मिलेंगे। उसकी पूरी 500 कमरे का उसका बंगला होगा, ताकि वो सारी फैमिली साथ में रह पाए। तो यहां तक तो सूर्य ने उसको पहुंचा दिया, लेकिन वो अपने ही बेटी, दामाद और बेटों को उसने कत्ल करवाए। अपने ही फैमिली मेंबर्स को उसने खुद ने मारा है। अपनी ही फैमिली को वो किडनैप मतलब कैद खाने तक ले गया है। खुद भी अपने, वो सूर्य की दशा जब आई ना, ये सारा उसका सूर्य की दशा में हुआ। उसको खुद को भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, और भागते भागते उसका मर्डर हुआ। तो आपको समझना ये है, जब सूर्य की दशा आएगी, सूर्य की बारी आएगी या उसकी उम्र आएगी, तब उसको बुरा फल देना ही देना है, चाहे वो उससे पहले आपको कितना भी ऊपर तक क्यों ना पहुंचे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सिर्फ आपके 6 नंबर के भाव को ही डिफाइन कर रहा है। वो समझ में आ गया क्या? बस आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि अगर छठे का मालिक बलवान हो जाएगा तो कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे ही 8वें का मालिक बलवान हो गया तो आपके पीछे षड्यंत्र, आपके पीछे मृत्यु तुल्य कष्ट, आपको मरने मारने तक की नौबत ला देगा। ऐसे ही अगर 12वें का भाव अगर ऐसे ही चला गया, बलवान हो गया, तो आपके घर में चोरी चकारी, आपकी कंपनी में चोरी, हॉस्पिटलाइज, बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी, उसकी ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हो सकती है। बस आज हम सिर्फ भाव को समझेंगे। भाव में क्लैरिटी आ रही है ना? हाँ, तो वही तो देखो, दूसरे भाव में था वो सूर्य उच्च का उसका, तो दूसरे भाव में होने के बावजूद उसने उसको सोने के नल, 500 कमरे का घर, फैमिली पूरी इतनी बड़ी दी। उसने अच्छा भी बहुत भरपूर दिया और बुराई भी भरपूर दे दी, क्योंकि ये तटस्थ भाव है। ये तटस्थ भाव है, आपके पास उतनी ही चीज आएगी भी। आपको एक बात और समझनी है कि अगर आपको हॉस्पिटल का योग है, 12वां भाव बलवान है, तो कैंसर जैसी बीमारी देगा और लंबे समय तक हॉस्पिटल में भी रखेगा, और वो आपको अच्छा करके घर भी वापस लाएगा। आप देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 3-3, 4-4, 5-5 बार कीमोथेरेपी होती है और वो अच्छे भी हो जाते हैं। यही तो 12th हाउस है जो न्यूट्रल है, आपको बीमारी भी भरपूर दे देता है और अच्छा भी जल्दी करा लेता है। बार बार अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार बीमारी मगर कभी भी कोई भी चीज आप तक पहुंची है तो 100% आपसे ये हुआ है और हुआ, वरना ये आप तक आता ही नहीं। अगर आप इस जन्म में आप ज्योतिष तक पहुंचे हो, मतलब आपने पिछले जन्म में 100% इसके ऊपर काम किया है और किया है। हाँ या ना?